स्विट्ज़रलैंड का संविधान। आज स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन लोकतंत्र के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान का जो पूर्व 1848 में स्विट्ज़रलैंड के संविधान के द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई थी, तो यह विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र है। दूसरा, स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था भी पाई जाती है। स्विट्ज़रलैंड के 5 जो कैंटन है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। स्विट्ज़रलैंड के यदि हम का संवैधानिक विकास देखें तो स्विट्ज़रलैंड में 1291 में उरी स्वेज और अंडरवाल्टेन द्वारा एक राजमंडल की स्थापना की गई थी। शुरू में इसमें 3 कैंटन थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें और कैंटन शामिल होते गए और 1648 तक इस राजमंडल में 13 कैंटन शामिल होते गए। इस कैंटन का जो राज्यमंडल बना, इसको भारी आक्रमणों के विरुद्ध अपने अस्तित्व को सफल बनाए रखा, लेकिन आंतरिक क्षेत्र में इसकी कोई स्थायी केंद्रीय सरकार नहीं थी। इस दृष्टि से यह दुर्बल कैंटन था और इसकी दुर्बलता के कारण फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विट्ज़रलैंड पर आक्रमण कर दिया और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पुराने राज्यमंडल के स्थान पर नवीन गणतंत्र की स्थापना करी और इसे हेलवेटिक गणराज्य का नाम दिया, जो कि फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था। स्विट्ज़रलैंड में पुनः शांति और व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने, क्योंकि इसमें हस्तक्षेप किया, और एक्ट ऑफ मेडिएशन पारित करा, जिसमें हेलवेटिक गणतंत्र का अंत कर नवीन संविधान को क्रियान्वित किया गया। 1813 में वियना कांग्रेस में नेपोलियन की जब पराजय हो गई, तब पैक्ट ऑफ पेरिस के अंतर्गत और वियना कांग्रेस में एक नए संविधान की स्थापना की गई और इसे स्वीकार कर लिया गया, पैक्ट ऑफ पेरिस को। और इस समय सिर्फ जो राजमंडल था उसमें 22 कैंटन सम्मिलित हो गए। 1815 में पैक्ट ऑफ पेरिस जो लागू किया गया था, उसके बाद कैंटनों के मध्य संवैधानिक और धार्मिक मतभेद और संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस संघर्ष में एक पक्ष सुधारवादी प्रोटेस्ट का था, दूसरा कैथोलिक कैंटनों का सुधारवादी पक्ष था। और यह 1847 में यह संघर्ष अपने ज़्यादा व्यापक रूप से हो गया। तब 7 कैथोलिक जो कैंटन थे उन्होंने एक अलग संघ बना लिया, जिसको सुंदरबंड की स्थापना सुंदरबंड कहा गया। और बाद में इन दोनों प्रकार के कैंटनों के मध्य संघर्ष हुआ और कैथोलिक कैंटनों की सेना पराजित हो गई और केंद्रवादी पक्ष की विजय हुई। इसके युद्ध की समाप्ति पर संघीय डाइट ने यह अनुभव किया कि केंद्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए, इसलिए 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग की नियुक्ति की गई और जिन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और जिस पर 5 अगस्त से 2 सितंबर तक विभिन्न कैंटनों ने लोक निर्णय लिया और इसको 12 सितंबर 1848 से इसको लागू कर दिया गया। 1874 में जो 1848 का जो ये संविधान था, उसका में एक पूर्ण संवैधानिक संशोधन किया गया और इस पूर्ण संशोधन अब तक इसमें 57 संशोधन किए जा चुके हैं। और अब स्विट्ज़रलैंड में जो व्यवस्था है वो वर्तमान में वो 1998 में निर्मित और 1999 में लागू की गए संविधान के अंतर्गत है। 1848 में जो संविधान निर्मित हुआ था और 1874 में जो पूर्ण संवैधानिक संशोधन हुआ,
वो लंबे समय तक चला। उसके बाद 1997 में एक संवैधानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस संवैधानिक सम्मेलन ने एक नए संविधान को तैयार किया और 18 दिसंबर 1998 को इस नवीन संविधान को स्वीकार कर लिया गया, जो कि 18 अप्रैल 1999 से लागू हो गया। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं। स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो वर्तमान में है वो 1999 से लागू हुआ है और उसका मुख्य जो आधार है वो 1848 का संविधान रहा है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान निर्मित, लिखित और व्यापक है। स्विट्ज़रलैंड का संविधान पहले 1848 में निर्मित किया गया, जो 1998 तक लागू रहा। अब 1998 में जो संविधान निर्मित किया गया वो 1999 में लागू किया गया है। यह एक निर्मित, लिखित तथा व्यापक संविधान है। वर्तमान में इस संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। संविधान का जो ये बड़ा आकार है, इसके पीछे 2 कारण हैं कि इनमें बहुत सारे ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। दूसरा, इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकार के बीच विधायी कार्यपालिका संबंधी क्षेत्रों का विभाजन विस्तार से किया गया है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की दूसरी विशेषता है कि यह कठोर संविधान है। कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जहां संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साधारण कानून की से अलग होती है, या संविधान में संशोधन करने के लिए जब कोई एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो वो कठोर संविधान कहलाता है। स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर है क्योंकि यहाँ पर संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें 2 तरह से है कि एक तो पूर्ण संशोधन किया जा सकता है और एक आंशिक संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। संशोधन प्रस्ताव की प्रस्तावना, दूसरा संशोधन का पुष्टिकरण। संशोधन प्रस्ताव को वहाँ की व्यवस्थापिका के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या उससे प्रार्थना की जा सकती है कि वो कोई ऐसा प्रस्ताव बनाए 1 लाख मतदाताओं के द्वारा। यदि वह संघीय व्यवस्थापिका उस संशोधन प्रस्ताव को पारित कर देती है तब वह लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है और जब जनता बहुमत के आधार पर संशोधन कर देती है तो वो पारित समझा जाता है। तो इस तरह से वहाँ सामान्य कानून की निर्माण की तुलना में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, इसलिए वहाँ का संविधान कठोर संविधान है। तीसरी विशेषता है प्राचीनतम संविधान गणराज्य। यदि हम देखें तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो पहले 1848 में बनाया गया था और 1848 के संविधान के अंतर्गत पहली बार स्विट्ज़रलैंड पहला ऐसा देश था जहाँ की गणराज्य की स्थापना की गई। गणराज्य से तात्पर्य यह है कि जो राज्य प्रमुख है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। उस समय जब अधिकांश देशों में राजा शासन करते थे, वहाँ स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई और राज्य प्रमुख को जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की चौथी विशेषता है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। स्विट्ज़रलैंड में संघीय स्तर पर तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों में 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है।
स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। इन कैंटनों में मतदाताओं की सभा द्वारा कानून निर्माण किया जाता है और कार्यपालिका संबंधी कार्य भी इन कैंटनों के द्वारा सभी संपूर्ण जनता के द्वारा किए जाते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था। प्रारंभ में जब संविधान स्विट्जरलैंड में संविधान के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने देखा कि 1291 में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत 3 कैंटनों ने मिलकर राजमंडल की स्थापना करी। धीरे धीरे इसमें 13 कैंटन सम्मिलित हुए, लेकिन राज्यमंडल की अपनी कुछ दुर्बलताएं थीं। 1814 के बाद जब पैक्ट ऑफ पेरिस के अंतर्गत यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई और जब 1848 का संविधान बना तो यहाँ पर राजमंडल के स्थान पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और पुनः जब 99 का जो संविधान बना है उसके अंतर्गत भी यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन है और इस प्रकार 23 कैंटन वहाँ की संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। वहाँ जो के हम इकाई या राज्य हैं वहाँ पर स्विट्जरलैंड में उनको कैंटन कहा जाता है। पूर्ण कैंटन को संघीय संसद में सीनेट के अंतर्गत 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वहाँ पर संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान में केंद्र की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो कैंटनों को दी गई हैं। कैंटनों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। इस तरह से वहाँ के संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता है कि वहाँ का संविधान उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। उदारवादी विचारधारा पर आधारित होने के कारण वहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। नागरिकों को स्वतंत्रता तथा समानता प्रदान की गई है, जो कि उदारवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता है। स्विट्जरलैंड में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है और यहाँ नागरिकों की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया है, डेमोक्रेसी पर विशेष बल दिया गया है। इसलिए यहाँ का जो संविधान है वो उदारवादी दर्शन पर आधारित है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। स्विट्जरलैंड का संविधान है इस दृष्टि से एक अद्भुत संविधान है कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणालियों के मध्य समन्वय किया गया है, अर्थात यहाँ पर इन दोनों प्रणालियों की विशेषताओं को अपनाया गया है। यहाँ की शासन व्यवस्था ना तो पूर्ण रूप से संसदात्मक व्यवस्था है ना अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में संसदात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद और संघीय सरकार दोनों के मध्य संबंध पाया जाता है। लेकिन इंग्लैंड के समान यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। इस तरह से ये वाली जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक शासन से संबंधित है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ कुछ बातों को ग्रहण कर कर एक विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। बहुल
कार्यपालिका यहाँ के संविधान की एक मुख्य विशेषता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में का जो शक्ति है वो 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार में होती है। इन 7 सदस्यों की जो शक्ति है वो समान है और इसलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की बहुल कार्यपालिका कार्य करती है और यहाँ पर ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। स्विट्जरलैंड के संविधान की एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है व्यापक रूप से। 1999 का जो संविधान लागू हुआ उसमें एक अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई है और यह अधिकार पत्र बहुत व्यापक है। 99 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान में मूल अधिकारों की सीमाएं भी और उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो इस दृष्टि से कि क्योंकि यहाँ के संविधान में 1848 के संविधान में मूल अधिकार प्राप्त थे लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं था, लेकिन 99 के संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान की एक मुख्य विशेषता यह है कि स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं वो वहाँ की धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और विश्वासों के चयन तथा उनके पालन करने की वो प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष का स्वीकार करने या किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने या किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने पर करने का दबाव नहीं डाला जा सकता है। यह निश्चित रूप से ये जो सारे अनुच्छेद के 15 के जो जितने भी प्रावधान हैं वो धर्मनिरपेक्षता की ओर इंगित करते हैं। तो स्विट्जरलैंड का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। स्विट्जरलैंड के संविधान की एक अन्य विशेषता है कि यहाँ आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। आंशिक न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय 1998 में जो संविधान के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है उसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। लेकिन यह कैंटन के कानून तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों को वो अवैध घोषित नहीं कर सकता। इसलिए इसको जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति प्राप्त है वो आंशिक है। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है और यह जनता को सौंपा गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है कि यह बहुभाषी राज्य है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता पाई जाती है और यहाँ पर 74% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषा भाषी हैं। यहाँ की जो राजभाषा है वो 3 है, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। और यहाँ पर जो भी समस्त राज्य कार्य किए जाते हैं वो इन तीनों भाषाओं में किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पर राजभाषा के स्तर पर 3 भाषाओं को स्थान प्रदान किया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्विट्जरलैंड में विधि के शासन की स्थापना व्यवस्था नहीं थी की गई है, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका है, अर्थात जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। और जब व्यक्ति कोई प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है तब वो प्रशासनिक न्यायालय में जाता है, लेकिन जब वो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में कार्य करता है तो उसके लिए अलग तरह की व्यवस्था है। तो यहाँ पर प्रशासनिक कानून पर आधारित न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस तरह से यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड के संविधान में
संविधान की ये एक मुख्य विशेषता है, जिन्होंने स्विट्ज़रलैंड के संविधान को एक विशेष रूप प्रदान करा है।